नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंदर हम लोग चलेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट और यूपीएसआई, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत और आपके डीएसबी सोशल साइंस के अंतर्गत अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित जो ये प्रश्न हैं दोस्तों, आज इस श्रृंखला में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो इतिहास का टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग ये प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। जो आपका वर्ण शब्द है, ठीक है दोस्तों, ये सर्वप्रथम आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेदों में से एक माना जाता है। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में सोने के बने हार को क्या कहा जाता था? बिस्क, निष्क, शुष्क या निष्कान? तो दोस्तों ये कहा जाता था निष्क, ठीक है दोस्तों। तो वैदिक काल में जो आपका सोने के बने हार होते थे उसको निष्क कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों एक तरीक़ा से विनिमय, ठीक है दोस्तों, ये विनिमय का अर्थ होता है दोस्तों लेन देन, ठीक है दोस्तों। ये विनिमय का एक माध्यम था जो वैदिक काल में लागू भी होता था। एक तरीक़ा से ये आभूषण के तौर पर भी माना जाता था। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अथर्ववेद से संबंधित है, यानी अथर्ववेद किससे संबंधित है बताना दोस्तों? कर्मकांड से, संगीत से या औषधियों से या देवी देवताओं की स्तुति से? तो दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। जो अथर्ववेद है, ठीक है दोस्तों, ये ऋषि अथर्व द्वारा आपका जो अथर्ववेद है वो औषधि से संबंधित है। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। किस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोपनिषद में या मुक्तोपनिषद में या ऐतरेय उपनिषद में? तो दोस्तों जो उपनिषद हैं, उपनिषद, ठीक है दोस्तों, वो आपका कठोपनिषद है। कठोपनिषद के अंतर है दोस्तों यम और नचिकेता दोनों के बीच संवाद है, इसका उल्लेख आपको कठोपनिषद में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके अगर देखा जाए तो 108 उपनिषद हैं, ठीक है दोस्तों, 108 उपनिषद हैं। और जिसके अंतर है दोस्तों, जिसके अंतर दोस्तों आपका, ठीक है, मूलतः 12 से 13, ठीक है, 12 से 13 उपनिषदों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें किस वेद से चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? तो दोस्तों जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता आपको चलता है वो चलता है दोस्तों, ठीक है, वो चलता है आपका यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों आपका, ठीक है। अथर्ववेद आपका औषधि संबंधित है और आपका यजुर्वेद दोस्तों आपका यज्ञ संबंधित है, सामवेद आपका संगीत से और ये मंत्रों से संबंधित है। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार से एग्जाम पूछा गया है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये मिलता है ये जबाल उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका 3 उपनिषदों की बात की जाती है, जो अगर 3 उपनिषद की बात की जाए तो वो मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। ये भी एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, किंतु मूलतः आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है सर्वप्रथम चारों यानी चतुर्थ या चातुर्ण्य आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो आपको मिलता है दोस्तों वो जबाल उपनिषद में। आगे चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या सतलज नदी?
तो दोस्तों जो ऋग वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी वो थी आपकी सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? दहशल पद्धति, मनसबदारी पद्धति, कुल्ताना पद्धति या दुकाती पद्धति? तो दोस्तों जो अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था को, ठीक है दोस्तों, वो दहशल पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दहशल पद्धति। आगे चलिए इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में सुमिलित नहीं है। बाबरनामा, बाबर, अकबरनामा, अकबर, ठीक है, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम और तुझके जहांगीरी, जहांगीर। तो दोस्तों इसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपका किताब है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ इसके रचनाकार हैं। तो बताना कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सम्मिलित नहीं है वो अकबरनामा जो है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्यों सम्मिलित नहीं है? क्योंकि अकबरनामा जो दोस्तों वो है आपका, ठीक है, वो आपका है अबुल फजल द्वारा लिखी पुस्तक है, अबुल फजल, ठीक है दोस्तों, अबुल फजल द्वारा लिखी पुस्तक है अकबरनामा। इसलिए यहाँ पे दोस्तों सम्मिलित नहीं है, बताना है, गलत उधर छाटना था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सीटेट के अंतर्गत और यूपीपीसीएस के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। सूफी संतों के निवास स्थान क्या कहलाते थे? दरगाह, प्रेम वाटिका, खनका या गुरुद्वारा? तो दोस्तों जो सूफी संतों का निवास स्थान होता था वो कहलाता था खानका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दीवान ए अमीर कोही कौन सा विभाग था? कृषि विभाग, राजस्व विभाग, न्याय विभाग या दान विभाग? तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दीवान ए अमीर कोही था, ठीक है दोस्तों, दीवान ए अमीर कोही था, वो था आपका दोस्तों कृषि विभाग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कृषि विभाग से संबंधित एक विभाग था जिसको अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो दोस्तों आई हो आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो सिकंदर लोदी था दोस्तों इसने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आपका आगरा शहर जो पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और ये आपके आप सभी को पता होगा ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे चलिए तो अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या अहमद शाह अब्दाली ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो दोस्तों जो अलाई दरवाज़ा था उसका निर्माण करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से किसने पहला मुसलमान भारतीय होने का दावा किया था? निजामुद्दीन औलिया ने, अमीर खुसरो ने, अलाउद्दीन माशूद शाह ने या अबुल हसन ने? तो दोस्तों जो पहला मुसलमान भारतीय होने का दावा किया था वो किया था सो अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो को दोस्तों तोते हिंद भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किसके समय में की थी? सिकंदर लोदी के समय में, बहलोल लोदी के समय में या इब्राहिम लोदी के समय में या अलाउद्दीन खिलजी के समय में? तो दोस्तों जो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो की थी दोस्तों सिकंदर लोदी के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिजरी संमत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में, 624 ईस्वी में या 662 ईस्वी में या 676 ईस्वी में?
तो दोस्तों जो हिजरी सम्मत है वो दोस्तों हुआ था 622 ईस्वी में, जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जा रहे थे। उस घटना को दोस्तों हिजरी सम्मत के नाम से जाता है। तो ये 622 ईस्वी में हिजरी सम्मत जो मुस्लिम धर्म के सम्मत के अंतर्गत आता है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है। निम्न से किसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो दोस्तों जो सिकंदर द्वितीय सानी के नाम से, ठीक है दोस्तों, अपने को संबोधित किया था, उपाधि धारण की थी, वो किया था दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों बाजार नियंत्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिसने दोस्तों खिलजी वंश के एक सर्वश्रेष्ठ शासकों में एक माना जाता है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपका पुरस्थल दिया है, एक तरफ इसके उत्खनन करता दिया है, ठीक है दोस्तों, तो बताना ही है कौन सुमिलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा राखालदास बनर्जी साहब, कालीबंगा बीबी लाल लोथल, एस आर राव, धौलावीरा जेपी जोशी। तो इसमें से कौन सुमिलित नहीं है बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सुमिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी उसको दयाराम शाहनी जी ने खोज किया था और से केस के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, दयाराम शाहनी साहब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको गलत छांटना था, तो इसलिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये गलत है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में किसका चित्र नहीं मिलता है? तो प्रश्न देखिएगा तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी पीएसएस के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, आर के अंतर्गत भी पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में किसका चित्र नहीं मिलता है? गाय का, गेंडे का, हाथी का, या हिरण का? दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और पे बनी टेराकोटा का जो चित्र है उस पर दोस्तों गाय का चित्र नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ नहीं मिलता, बल्कि दोस्तों यहाँ पे आपका गेंडे का भी मिलता है, हाथी का मिलता है और हिरण का, जिस पर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं इस प्रकार से। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता एक प्रसिद्ध सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरी थी, या असभ्य थी, या निरक्षण सभ्यता थी? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता एक प्रसिद्ध ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रामीण सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी आपकी वैदिक सभ्यता। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत, ठीक है, का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, या आलमगीरपुर से, या मोहनजोदड़ो से? तो दोस्तों जो आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो राजस्थान के, ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि जो आपका कालीबंगा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपका कालीबंगा जो है वो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से आपको सही कथन नहीं है बताना है, छांटना है, गलत उत्तर को छांटना है। तो चलिए, सिंधु सभ्यता एक प्रसिद्ध लौह युगीन सभ्यता थी। दूसरा कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तीसरा कह रहा है सुमेरिय सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। और चौथा कह रहा है मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो जल्दी से गेस करिए, उसको बताइए फटाफट। आप वीडियो को पुश करके दोस्तों इसे प्रैक्टिस सेट की तरह ले लिया करिए और उसके बाद आप उत्तर देख लिया करिए। अगर आपको जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट लगता है दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट करिए करिए और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
अगर ऐसे ही प्रश्न के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी परिवार से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे प्रतिदिन होने वाली क्विज में आप भाग ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका कथन सही नहीं है वो आपका सिंधु सभ्यता एक प्रसिद्ध लौ युगीन सभ्यता थी, ये आपका सभ्यता नहीं सही है, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे लौ युगीन है वो आपका कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन थी। ठीक है दोस्तों, कांस्य युगीन। ठीक है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी, इसलिए यहाँ पे कथन ए आपका गलत होता है और ये आपका सही उत्तरों में से एक माना जाता है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिएगा, गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में या कटरा जम्मू कश्मीर में? तो बताइए दोस्तों कहाँ पे स्थित है ये? हाल ही में दोस्तों इसे यूनेस्को की सूची विश्व विरासत में शामिल किया गया है। जो अपनी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों ये जो आपका ठीक है भीमबेटका जो गुफा शैलचित्र है ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके प्रश्न में कई बार पूछा गया है। आगे देखिएगा, गौत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो दोस्तों जो आपका गौत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो दोस्तों मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को, पशुपति को, इंद्र को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था वो माना जाता था दोस्तों बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये वैदिक देवताओं के पुरोहित माने जाते थे बृहस्पति। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? दोस्तों अजातशत्रु के, उदयन के, अशोक के या कनिष्क के? तो जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट। जो तीसरी बौद्ध सभा थी वो किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों जो आपकी तृतीय बौद्ध सभा थी वो दोस्तों मौर्यवंशी सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहले देखिएगा, वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है पुराणों की कुल संख्या मुख्य रूप से 118 है। तीसरा कह रहा है दोस्तों पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। और चौथा कह रहा है पुराणों की रचनाकार जो है आपका यहाँ पे कार कर लीजिएगा, रचनाकार लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्वा द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे जो गलत आपका उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पुराणों की कुल संख्या जो है मुख्य रूप से 18 है। ठीक है दोस्तों, ना कि 118। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो गलत उत्तर होता है वो आपका बी। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रसिद्ध है किसके लिए? ग्रामीण सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, असभ्य सभ्यता है या निरीक्षण सभ्यता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक प्रसिद्ध नगरीय सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी नगरीय सभ्यताओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आपसे एग्जामों में पूछा गया है। अगर ये प्रश्न कहीं आपसे पूछे गए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो बताइए सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ कहा गया? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में?
तो दोस्तों जो सभा और समिति थी ये प्रजापति की दो पुत्रियां कहलाती हैं, वो दोस्तों कहा गया था अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सभा और समिति या दो जो थी ये आपकी प्रजापति की दो पुत्रियां, ये पुत्री नहीं दोस्तों, ये आपकी संगठन के रूप में था जो शासन व्यवस्था को नियंत्रण के लिए संचालित की जाती थी। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 26 वर्ष की, 28 वर्ष की, 29 वर्ष की या 36 वर्ष की? तो दोस्तों जो आपका ठीक है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था, जो महाविनिष्क्रमण घटना कहलाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, भरूच एवं सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि जो भरूच और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो भरूच एवं सांची के स्तूप का निर्माण वो करवाया था मौर्यवंशी सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर ठीक है दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर, जो आपका ये मध्य प्रदेश के भोपाल के स्थित सांची स्तूप है। तो आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी कई बार से एग्जाम पूछा गया है। गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, गुरु नानक को या ज्योतिबा फुले को? तो दोस्तों जो आपको कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज वो कहा जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये भी याद रखिए। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है? ठीक है दोस्तों ये भी याद रखिएगा, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है इन्हें। तो दोस्तों ये किसके दरबारी थे? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त के या स्कंदगुप्त के? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो बताइए सो जो अर्जुन नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों वो थे आपके कनिष्क के। ठीक है दोस्तों, इसके दरबार में एक और था, एक चिकित्सक थे दोस्तों चरक, ये भी याद रखिएगा। जो नागार्जुन के साथ साथ चरक भी ये आपके कनिष्क के दरबारी में से एक थे। आगे चलिए तो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके यूपी टीजीटी के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं त्रिपिटक के किस ग्रंथ में उल्लेखित है? विनय पिटक में, सुत पिटक में, अभिधम पिटक में या उपयुक्त सभी में? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के आपके संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं जो त्रिपिटक के अंतर्गत आती है दोस्तों वो आपका विनय पिटक में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर त्रिपिटक की बात की जाए जो ये तीनों ठीक है दोस्तों लिखित व्याख्याएं थी, तो इसको हम लोग त्रिपिटक के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें विनय पिटक आता है, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों मिलाकर त्रिपिटक बनते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में संकलित उसके नियम आचार संहिताओं के बारे में उल्लिखित है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, पहली जनसभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, राजगिरी में या कुशीनगर में? तो दोस्तों जो पहली जैन सभा का आयोजन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसका फैक्ट देखते हैं। जो आपका पहली जैन सभा था वो 310 या 200 लगभग 300 ईसा पूर्व मान सकते हैं, ठीक है। तो 310 के अंतर्गत मिला था। तो पहली जो जैन सभा 310 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। और ठीक है दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय राजा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों। और वो जो दूसरी जैन सभा हुई थी वो आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वल्लभी में हुई थी और उसके अध्यक्ष जो थे आपके क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिए बाकायदा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों को डाउट होगा 300, ठीक है दोस्तों लगभग 300। तो यहाँ पे दोस्तों जो
क्योंकि इतिहास के अंतर्गत दोस्तों 310 ईसा पूर्व के अंतर्गत मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार आप आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है महाजनपद और उसकी राजधानी देखना है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उसमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों ये आपसे पूछा भी जाता है 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ उल्लिखित है, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक है दोस्तों, अंगुत्तर, ठीक है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न देखते हैं, एक तरफ जनपद है एक तरफ राजधानी है, इससे कौन सम्मिलित नहीं है? अंग, चंपा, वत्स, कौशाम्बी, सुरसेन, मथुरा, गंधार, नालंदा। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों जो गंधार है, ठीक है दोस्तों, आपका गंधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो आपकी थी तक्षशिला, ठीक है दोस्तों, तक्षशिला, ठीक है, ये आपकी राजधानी तक्षशिला थी। तो यहाँ पे दोस्तों नालंदा दिया है, इसलिए इज द करेक्ट, गलत क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका सही रूप से छांटना था कि कौन सम्मिलित नहीं है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध के जन्म को, गौतम बुद्ध के गृहत्याग को, गौतम बुद्ध के निर्वाण को, या गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध को, ठीक है दोस्तों, निर्वाण की प्राप्ति या मृत्यु हुई थी, तो उस समय दोस्तों जो घटना कहलाई वो कहलाई थी महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली जैन सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो अभी दोस्तों हमने बताया। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अजातशत्रु, या उदयन। तो देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसका जवाब सही देते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है या विश्वास है दोस्तों, ठीक है, आप जरूर जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से बौद्ध सभाओं के विषय में सही नहीं है। पहली बौद्ध सभा के अध्यक्ष महाकश्यप थे, द्वितीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष शुभकौमी थे, और तृतीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे, और चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष विश्वामित्र थे। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें से आपके जो गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो आपके विश्वामित्र नहीं बल्कि वाशुमित्र है, ठीक है दोस्तों, वाशुमित्र आपके, ठीक है, चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, तक्षशिला, वाराणसी, या राजगिरी? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो तक्षशिला थी वो आपके गंधार महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महामस्तक अभिषेक उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या सिख धर्म से, या शैव धर्म से? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा, शैव, ठीक है। तो बताइए सो महामस्तक अभिषेक किस धर्म से संबंधित है? जिसे बाहुबली महामस्तक अभिषेक भी कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका महामस्तक अभिषेक है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इसका फैक्ट देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट था इसलिए रखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, ठीक है दोस्तों, जो 12 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है दोस्तों, ये होता है श्रवणबेलगोला में, जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो भगवान जैन की प्रतिमा पर, बाकायदा बहुत बड़ी प्रतिमा पर दूध अर्पण किया जाता है या उसका पूजन हवन किया जाता है। तो इस प्रकार से मत्ताभिषेक किया जाता है, ठीक। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? अजातशत्रु के, उदयन के, कनिष्क के, या कालाशोक के? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो आपके जब कौशाम्बी आए थे उस समय वहाँ का राजा था उदयन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उदयन वहाँ का राजा था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गायत्री मंत्र का रचनाकार किसे माना जाता है? वेद व्यास को, वाशुमित्र को, या लोमहर्ष को, या विश्वामित्र को? तो दोस्तों जो आपका गायत्री मंत्र के रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं विश्वामित्र को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ठीक है जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध है, थोड़ा सा बुद्ध इस प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताना है। 563 ईसा पूर्व में, या 583 ईसा पूर्व में, या आपका 573 ईसा पूर्व में, या 589 ईसा पूर्व में? तो कब हुआ था बताना है, बताइए जल्दी से। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म तो दोस्तों जो आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये दोस्तों आपके लुम्बिनी वन, ठीक है लुम्बिनी वन याद रखिएगा दोस्तों, लुम्बिनी वन जो आपका दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है इस प्रकार से। और इनके माता का नाम दोस्तों महामाया था। ठीक है, महामाया था। और पिता का जो नाम था दोस्तों वो आपका था शुद्धोधन। ठीक दोस्तों, और तो आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो टॉप 50 क्वेश्चन थे वो दोस्तों समाप्त होते हैं। ठीक, आपके टॉप 50 जो प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों समाप्त होते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इसे आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। दोस्तों आप फीडबैक जरूर दिया करिए, फीडबैक से हम लोग को दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हम लोग वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों आपका एक छोटा सा साथ और हम लोग का विश्वास, ठीक है दोस्तों, आप दोनों के साथ से हम लोग का कार्य चलता है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।